उससे हमारी जो साइकोलॉजी है ना, हम जो इंसान है वो मोटिवेट होते हैं, उससे जल्दी अट्रैक्ट होते हैं हम। ठीक है, तो दें जिस तरह आप जिस तरह नात होती है या फिर अज़ान होती है, सिंपल उनको लफ्ज़ों में पढ़ें तो हो सकता है कोई इतना ना ध्यान से सुने। अब उसको तर्ज लगा के पढ़ते हैं तो ज़्यादा वो तवज्जो उधर को होती है। तो यही चीज़ है। बहरहाल बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर नंबर 4 है जी हमारे पास। इसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो बेटा इस चैप्टर में बेसिकली हमने पढ़ना है वर्क के बारे में कि वर्क क्या है, और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, वर्क और एनर्जी जो है ये बेसिकली यही कह लेंगे एक ही जैसी दो चीज़ें हैं, या दोनों एक ही हैं। कि अगर कोई बॉडी वर्क कर सकती है तो हम कहेंगे उसके पास क्या है, एनर्जी है। क्या है बेटा, एनर्जी है। तो एनर्जी का मतलब ये है कि कोई बंदा कितना काम कर सकता है। ठीक है, नहीं उसकी एनर्जी कहलाती है। अच्छा, सबसे पहले हमारा जो आज का इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वर्क के वर्क क्या होता है। तो वर्क बेटा क्या है, आपको पता ही है, काम को वर्क ही कहते हैं। अच्छा, वर्क क्या है कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका मैस एम है, जितना भी मैस है, कोई बॉडी है। अच्छा ये इधर पड़ी हुई है, तो यहाँ पे कह लें कि इसका जो डिस्टेंस है अभी वो ज़ीरो है, इसने ज़ीरो डिस्टेंस ट्रैवल किया है। हम इसके ऊपर लगाते हैं जी फोर्स। क्या लगाते हैं इसके ऊपर, फोर्स लगाते हैं। ठीक, इधर हसन, तो जाहिर है जब हम इसको धक्का देंगे, इसको पुश करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये जो डब्बा इधर पड़ा हुआ है ये यहाँ से मूव करके कहीं आगे आ जाएगा, इधर डब्बा वही रहेगा जी। ठीक है, तो हमने फोर्स लगाई और बॉडी ने क्या कवर किया, कुछ डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस को आप सिंपल डी कह लें हमेशा। ठीक है, तो यही बेटा हमारे पास डेफिनेशन है वर्क की, कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए और वो बॉडी फोर्स की सिमत में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करे, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम कहते हैं उस बॉडी ने क्या किया है, वर्क किया। आप ये भी कह सकते हैं उस बॉडी ने वर्क किया है, या ये कह लें कि उस बॉडी पर वर्क किया गया। बात समझ रहे हैं जी। अच्छा, 9th-10th में वर्क का आपको ये फार्मूला बताया गया होगा कि FD, ये बताया गया था ना। अच्छा, अभी FSC में आप इसका क्या फार्मूला याद रखेंगे कि W = किसी बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लगाई गई है, फोर्स अब एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उस बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी भी बॉडी पर लगाई गई फोर्स और उसकी तय करता डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का अगर ले लें डॉट प्रोडक्ट, क्या ले लें, ये दोनों वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाई थी, दूसरे चैप्टर में, कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, इस तरह से करें कि उनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट लें, डॉट प्रोडक्ट लें, तो जवाब में क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। क्या आती है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। अच्छा, ये जो वर्क है ये ज़ाहिर है स्केलर क्वांटिटी है। हम जब बताते हैं कि इस बॉडी ने इतना वर्क किया है, कभी भी हमने ये नहीं कहा कि इस बंदे ने वर्क किया है और नॉर्मल की तरफ किया है, सिम्मत तो नहीं ना कभी बताते, सिर्फ ये बताते हैं 10 जूल्स वर्क किया है, 50 जूल किया है, सिर्फ क्वांटिटी बताते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ गया। अच्छा, इसको ज़रा अगर आप ओपन करें तो ये बनेगा हमारे पास FD cos ऑफ थीटा, FD cos थीटा। ठीक है बेटा, तो ये हिल गया शायद इसका बटन। देखिए बेटा कि अगर हम FD को ओपन करें तो हमारे पास क्या बनता है फार्मूला, FD cos थीटा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका मतलब ये है कि ये D cos थीटा को आप इस तरह कह लें कि कितनी फोर्स लगी है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखें इधर, ये D इधर को था ना, D की सिमत में आपने कितनी फोर्स लगाई है, वो क्या कहलाता है, D cos थीटा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, D cos थीटा। प्रोजेक्शन ऑफ F कि कितना F लगा है इन द डायरेक्शन ऑफ D। समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं एंगल का जिक्र ले आऊँ, ये एंगल क्यों ऐसे है। देखें बेटा, यहाँ मैंने आपके सामने जो फोर्स लगाई है, जिधर को D है उधर कोई मैंने F रखा है, दोनों सेम डायरेक्शन में।
अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो वही 9th वाला फार्मूला बन जाएगा। एफ डी को अगर आप ओपन करें तो क्या बनेगा, एफ डी कॉस थीटा। अच्छा एफ डी वैसे ही रहा कॉस थीटा, थीटा कितना है हमारे पास 0 डिग्री। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो उनके बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री। अब कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो एफ डी आ गया कि नहीं, ये 9th में आपको पढ़ाया गया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, सपोज जो अभी इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जा रहा है एफएससी लेवल पे, आप ऐसे भी तो फोर्स लगा सकते हैं किसी एंगल पे, आप ऐसे भी फोर्स लगा सकते हैं। तो किसी एंगल पे हम टिल्ट करके फोर्स को लगा रहे हैं, जैसे अगर यहाँ मेरे सामने ये पड़ा हुआ है डस्टर, तो लाजमी तो नहीं मैं इधर को ही सिर्फ फोर्स लगाऊं, मैं इधर को भी लगा सकता हूँ, है कि नहीं, इधर को भी लगा सकता हूँ। कुछ एंगल पे हम फोर्स लगा सकते हैं ना। तो अब बेटा अगर फोर्स किसी एंगल पे लग रही है, ये ऐसे है भाई, ये फोर्स लग रही है और इस सिमत में बॉडी ने क्या कवर करनी है, डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है, ठीक है कि नहीं। तो अब अगर फोर्स किसी एंगल पे लग रही है तो फिर हमारे पास जो वर्क है उसका ये फार्मूला बनेगा। अंडरस्टैंड जी। आप थीटा जितना भी होगा वो आप इधर पुट कर लेंगे, क्लियर है। अच्छा इसके बाद आगे है कि वर्क का हमारे पास यूनिट क्या है। देखिए बेटा वर्क के 2 यूनिट हैं, एक तो इसके फॉर्मूले से ही इसके बनता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, डी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है मीटर। तो एक तो इसका ये यूनिट है न्यूटन मीटर। दूसरा इसका यूनिट जो है बेटा, जो आपने शुरू से पढ़ा हुआ जूल है, जूल क्या पढ़ेंगे उसको, जूल पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा, ये कुछ 3-4 बातें हैं वो आपने भी याद रखनी है। पहली बात तो ये है बेटा कि सबसे पहली बात हमने ये कि वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा इसके एंगल्स का जिक्र कर लें बेटा, कि अगर हम थीटा जो है वो रख लें 90 डिग्री, कितना रख लें 90 डिग्री रख लें, तो उस केस में जो हमारे पास है वर्क डन जो है वो कितना होगा 0 होगा। कितना वर्क होगा 0। कैसे बेटा 0 होगा, अब आप देख लेंगे ज़रा, देखें जी। अगर मैं इधर पुट करूं cos 90 पुट करूं, एफ डी cos 90, तो cos 90 कितना होता है 0 होता है ना। चलें रख दें इधर बेटा, तो 0 मल्टीप्लाई एफ डी करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। क्या आएगा बेटा हमारे पास 0 आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्रीज लेते हैं तो बॉडी कितना वर्क करती है 0 वर्क करती है। एमसीक्यू आएगा पेपर में, ठीक है जी। अच्छा दूसरी बात ये कि अगर हम क्या करें, तीसरी बात ये हमारे पास कि अगर हम इस तरह से करें कि जो हमारा एंगल है उसको लेस देन 90 डिग्रीज रख लें, कि एंगल को लेस देन 90 से मतलब ये है कि 90 से कम 89 ले आएँ, 80 ले आएँ, 70 डिग्री ले लें, ठीक है कि नहीं। तो आपके पास जो वर्क है वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। आप कैलकुलेटर के ऊपर करके देखें, कॉस थीटा की जगह आप पुट कर लें 90 से पीछे 80 डिग्री पुट कर लें, ठीक है 70 पुट कर लें, तो जो आंसर आएगा वो कोई पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है जी। तो वर्क आपका पॉजिटिव होगा। अच्छा दूसरी बात ये बेटा, चौथी बात हमारे पास ये है कि अगर हमारा जो एंगल है वो ज़्यादा हो, ये ज़्यादा की लामत है, ग्रेटर हो, अगर थीटा 90 से ज़्यादा हो तो उस केस में जो हमारा वर्क है बेटा वो क्या होगा नेगेटिव होगा, यानी कि उसका आंसर हमारे पास नेगेटिव आ रहा होगा। अच्छा ये सारी बातें हमने कर ली हैं, ये 4-5 पॉइंट्स आपने। 5वां पॉइंट क्या है भाई, 5वां इसमें ये है कि यूनिट आपको बता दिए गए, दोबारा बता देता हूँ कि इसका यूनिट क्या है न्यूटन मीटर और दूसरा इसका यूनिट क्या है जूल है, ठीक है बेटा। अच्छा इसके बाद आगे ज़रा बात सुने, यहाँ पे जो हम फोर्स लगा रहे थे, ये फोर्स इधर से लगा रहे हैं इधर से लगा रहे हैं, जब मैं एक चेयर को पकड़ के खींच रहा हूँ तो जितनी फोर्स से मैं खींच रहा हूँ वो मेरे हाथ वही फोर्स लगाता जाएगा, उतनी फोर्स है ना, ये तो नहीं कभी मैं ज़्यादा खींच लूँ कभी कम खींच लूँ, एक ही फोर्स के साथ मैं उसको खींच रहा हूँ। अगर फोर्स आपकी चेंज ना हो रही हो तो बेटा आपके पास जो फोर्स होती है उसको कहते हैं कांस्टेंट फोर्स। क्या कहते हैं कांस्टेंट फोर्स। लेकिन आगे वाला जो आर्टिकल है वो ये बता रहा है कि अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो फिर फोर्स कौन सी होगी वेरिएबल फोर्स होगी। बेटा कौन सी फोर्स होगी वेरिएबल। वेरिएबल फोर्स ऐसी फोर्स को कहते हैं जिसकी वैल्यू मुसलसल चेंज हो रही हो। क्या हो रही है मुसलसल चेंज हो रही है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई कौन सी हमारे पास वेरिएबल फोर्स है। आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में न्यूटन ने आपको बताया था G m1 m2 ओवर d स्क्वायर, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का डिस्टेंस के साथ जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये है कि बेटा जितना फासला बढ़ाते जाएंगे डी बढ़ता जाएगा, उतना एफ क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, यानी कि एफ मुसलसल चेंज होगा। सपोज अगर मैं किसी बॉडी को ज़मीन के सरफेस से ऊपर फेंकूं तो ये एक मैस है, ज़मीन भी एक मैस है। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन की फ़ोर्स है उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं? एफ़ के साथ। जितना ये दोनों एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे उतना इनके बीच में कशिश की फ़ोर्स क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इन्वर्स स्केयर लॉ ये ओबे करता है। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि डी मुसलसल चेंज हो रहा है, अगर मैं किसी चीज़ को ऊपर को फेंक रहा हूँ डी चेंज हो रहा है ना, तो जो एफ़ है वो भी उसमें भी चेंज आ रहा है। एफ़ भी मुसलसल चेंज होता जा रहा है। अब एफ़ चेंज हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि एफ़ हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक वेरिएबल फोर्स है। क्या है बेटा? एक वेरिएबल फोर्स, यानी कि मुसलसल चेंज होने वाली ये हमारे पास एक फोर्स है। ठीक। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जाम्पल बेटा ले लेते हैं इधर भाई, कि अगर आप एक स्प्रिंग को ले लें, इधर बेटा देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप रबड़ की मिसाल ले लें। आप इधर से खुद इसको पकड़ लें, इधर से आपने इसको किसी रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है। अगर आप स्प्रिंग को पकड़ के पास से ही छोड़ेंगे, यानी कि आप थोड़ा सा इसको खींचते हैं, यहाँ से छोड़ते हैं, तो स्प्रिंग जो है वो यहाँ रबड़ जोन से भी आपने पकड़ी हुई है, वो आगे वाली दीवार के ऊपर कम फोर्स लगाएगी, और अगर दूर से खींच के छोड़ें ज़्यादा फोर्स लगेगी ना। इसका मतलब जितना जितना हमारा डी बढ़ रहा है, ये हुक्स लॉ ने आपको बताया था कि जितनी आप एक्स बढ़ाएंगे स्ट्रेन, जितनी आप ज़्यादा करना चाहते हैं उतनी आपको स्ट्रेस भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। मतलब ये कि हर मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर आपकी जो फोर्स है वो मुसलसल क्या कर रही है? वेरी कर रही है, तब्दील हो रही है। अंडरस्टैंड जी? तो स्प्रिंग के अंदर भी जो फोर्स होती है आप कह सकते हैं कि वो भी मुसलसल क्या करती है? वेरी करती है। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गई है किसकी? वेरिएबल फोर्स की। एक ये हमने कर ली और एक ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जिक्र कर लिया। तो ये तो वो केस था जो आपने बचपन में पढ़ा है या अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि यहाँ पे फोर्स क्या थी? कांस्टेंट फोर्स थी। अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो फिर उस केस में हमारे पास फोर्स क्या होगी? वेरिएबल फोर्स होगी। अब अगर कहीं पे वेरिएबल फोर्स लग रही है तो वो जो वर्क डन कर रही है उसका हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा? आए जब हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ये जो आप एक दिन बेटा कह रहे थे केमिस्ट्री में कि सर हमें वो वर्क डन निकालना बताएं, तो आप आज हम उसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, और पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। किसके तौर पे आता है? लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। ठीक है बच्चों, ये जो पहला हमने क्वेश्चन किया ये शॉर्ट आता है। तो यहाँ पे जो बच्चे आए हैं पहले आप बेटा सुपीरियर का रोल लगा के आए हैं, सुपीरियर से हो गए हैं। चले बेटा वेलकम आपको, अगर आप वहाँ से हो के आए हैं तो उधर से हो के इधर आए हैं। चलें अल्लाह आपको सीधा जन्नत में फिर आला मुकाम अता फरमाए। चलें आप देखें भाई, सपोज आपने चले मैं एग्जांपल दे लेता हूँ। ये हमारी अर्थ है, एक मैस है, ME है। आपने इससे ऊपर एक ऑब्जेक्ट को फेंका है जिसका मैस स्मॉल m कह लें। अब ये जितना दूर जाता जाएगा इनके बीच में जो फोर्स है वो मुसलसल क्या होती जाएगी? वेरी होती जाएगी। क्या होती जाएगी बेटा? तब्दील होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अच्छा, हमें क्या करना है? बॉडी ने, ये वाली जो बॉडी है जिसको हमने ऊपर को थ्रो किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितना वर्क किया है वो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। अब कितना वर्क किया, अब यहाँ पे जो फोर्स है वो हमारे पास कौन सी फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है। कौन सी फोर्स है बेटा? वेरिएबल फोर्स। सबसे पहले तो वर्क का हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो ये पढ़ा है FD cos थीटा। क्या पढ़ा हुआ है हमने? FD cos थीटा हमने बेटा ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले ये जो इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बॉडी को हमने पुश किया और इसने यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस कवर किया है
उस डिस्टेंस को आपकी बुक वाले ने बेटा एक सिंपल इस तरह से पाथ बना लिया उसका, ऐसे बना लें, सीधा बना लें, ऐसे बना लें। जी बेटा अभी कांस्टेंट बनाने लगे हैं इसको हम, वेरिएबल फोर्स को अभी हम कांस्टेंट में तब्दील करेंगे, ठीक है। अब देखें भाई इसका फिर हल हम क्या निकालेंगे कि अगर तो इधर देखें, अगर तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लूँगा ना, फिर तो एक सिग्निफिकेंट किस्म का हमें चेंज नज़र आ रहा है कि यहाँ फोर्स हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। टोटल पाथ में अगर देखें तो फोर्स वेरिएबल फोर्स के तौर पे बिहेव कर रही है। लेकिन हम क्या करेंगे, जो टोटल पाथ था यहाँ से लेके यहाँ तक, हम इसको स्मॉल पैचेस में चेंज कर लेंगे। देखें भाई इधर सुने, सपोज जब आपकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई है तो हमने क्या किया, टोटल पाथ को हमने स्मॉल पैचेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में हमने तकसीम कर लेंगे। इतने छोटे टुकड़े हम करेंगे कि जो आपका डेल्टा डी है, इधर देखें भाई लिमिट अप्लाई करने लगा हूँ, डेल्टा डी इतना कम हो कि उसकी वैल्यू किसको अप्रोच करे, ज़ीरो को अप्रोच करे। इतना छोटा हम डेल्टा डी लेंगे, ये डेल्टा डी जो है चेंज डिस्टेंस में जो चेंज है इतना स्मॉल लेंगे कि उसके लिए जो हमारी फोर्स है वो ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वो इतना ज़्यादा उन दोनों के बीच में फ़र्क नहीं आएगा। जैसे मैं कह देता हूँ आपको, भाई आपके पास पहले एक लाख रुपया था और जब आप यहाँ से यहाँ पहुँचे, मैं लाख की मिसाल दे के बता रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ पहुँचे तो आपके पास 1 लाख और 1 पैसा चलो जी हो गया, तो इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं ना आया। तो आप कहेंगे पैसे ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहे हैं, इतना ज़्यादा चेंज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपनी फोर्स को, ये जो वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स से जान छुड़वाने के लिए, टू चेंज वेरिएबल फोर्स इनटू कांस्टेंट फोर्स, हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड द होल पाथ इनटू स्मॉल पैचेस। पैचेस कहते हैं टुकड़ों को, जो बातें कर रहे हैं वही आप लिखते जाएं, ठीक है। इसलिए फिजिक्स याद करना कोई मुश्किल काम नहीं। इनटू स्मॉल पैचेस, अब ये जो स्मॉल हम पैचेस बनाएंगे, समझ लें यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपने फोर्स लगाई है, पहले पैच के ऊपर जो आपने फोर्स लगाई है वो आप कह लें F1 है, यहाँ से धक्का लगाएंगे तो इधर जाएगा ना। फिर यहाँ पे जो फोर्स है दूसरे से तीसरे के लिए वो कितनी है, F2 है। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए फोर्स जो लगी है वो F2 आपको यहाँ से यहाँ तक ले आई है। फिर यहाँ से आगे कौन लेके जाएगा, F3। इस तरह चलते जाएंगे, इसको स्मॉल पैचेस इसके बनाते जाएं और एंड पे आप कौन सा इसका पार्ट ले लें, Fn फोर्स ले लें। अच्छा, पहले डिस्टेंस को डेल्टा D1 कह लें, डेल्टा D2 कह लें, समझ आ रही है। चाहे इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं D1 cos थीटा, पहला जो डिस्टेंस है, ठीक है। दूसरे को कह लें तो आप कह लें कि इनटू स्मॉल पैचेस। अच्छा, उन स्मॉल पैचेस की जो बेटा हमारे पास चेंज इन डिस्टेंस है, पहले के लिए डेल्टा D1, दूसरे के लिए डेल्टा D2 एंड चलते जाएंगे कहाँ तक, डेल्टा Dn तक। अच्छा, अब इन स्मॉल पैचेस के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एंड द फोर्सेस एक्टिंग along these patches या these parts कह लें आप, जो मर्जी, और पहले के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो है F1, चलें, दूसरा है F2, थोड़ा सा जिक्र कर लें, तीसरा है F3, अब आखिरी पैच के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, Fn, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि एज वी नो कि अगर हमने वर्क फाइंड करना हो तो डेल्टा W के कितना वर्क किया बॉडी ने, उसका क्या फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, F डेल्टा D, F डॉट डेल्टा D, ऐसे ही है ना। और अगर डॉट को हटाएं तो क्या बनेगा, FD cos थीटा। तो F1 पहले पैच के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, F1, ठीक है बेटा। और पहले पैच का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना है, मैंने बताया, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं D1 cos थीटा, D1। अच्छा, पहले पैच के बीच में F और D के बीच में जो एंगल है उसको आप क्या कह लें, cos थीटा, और थीटा को क्या नाम दे लें, 1 का नाम दे लें, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास बन गया। अच्छा, उसके बाद
ये डी के साथ आप बेशक डेल्टा भी लगा लें। डेल्टा का मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक डी में कितना चेंज आया है, ठीक है बेटा। तो पहले पैच के लिए ये निकल आया। अब पहले पैच का जो वर्क है उसको आप क्या नाम दे लें, W1 का, इसके साथ FD1, ठीक। इसी तरह दूसरे के लिए क्या आएगा, फॉर सेकंड पैच में सेकंड पार्ट F2 डेल्टा D2, और आगे क्या बनेगा F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2, ठीक है बेटा। इस तरह चलते जाएंगे। आखिरी जो था यहाँ पे उसको आपने क्या नाम दे लिया है, डेल्टा WN इक्वल किसके है, FN डेल्टा DN, और इधर भी लिख लें FN डेल्टा DN cos थीटा N, ठीक है बच्चा। अब देखिए हमने ये फाइंड करना है कि बॉडी ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वर्क किया है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वर्क किया है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क हमें निकालना पड़ेगा, इसका 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 इसका, ये सारों के जो भी वर्क आएंगे हम उन सारों को आपस में जमा कर देंगे, है कि नहीं। जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन बाय द बॉडी इस डेल्टा। अब टोटल वर्क को बेटा आप नाम दे लें W और उसके साथ लगा लें टोटल, ठीक है बेटा। सारे पैचेस को जमा करने के बाद जो सारा टोटल वर्क कुल आएगा उसको आप डेल्टा W टोटल का नाम दे लें। अब सारों को सम कर लें। पहले पैच के ऊपर जो वर्क हुआ है उसको कह लें W डेल्टा 1 प्लस दूसरे के ऊपर कितना हुआ है W डेल्टा 2 प्लस चलते जाएं आखिरी पैच के ऊपर कितना हुआ है डेल्टा WN, ठीक है बेटा। अच्छा अब इन सारों की वैल्यूज़ तो हमने अभी फाइंड की हैं, वो इधर पुट कर दें। अच्छा वैल्यूज़ सारी पुट करें तो आपके पास क्या बनेगा, इसको सारे को पुट करें ज़रा, वो बनेगा ये अभी आया पहले के लिए F1 जी। अच्छा अब ये शुरू कर लिया इसलिए मैं कह रहा था कि इसको आज ख़त्म करके जाते हैं। तो पहले के लिए क्या आया था हमारे पास F1 डेल्टा D1 cos थीटा, ठीक है बच्चों। इस तरह दूसरे के लिए क्या है F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2 प्लस चलते जाएंगे और इसको एंड तक ले जाएंगे FN डेल्टा DN cos थीटा N, ठीक है बेटा। अच्छा इसके बाद आगे क्या है अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि बेटा अगर हमारे पास टर्म्स आपस में ऐड हो रही हूँ, क्या हो रही हूँ, आपस में ऐड हो रही हूँ, तो आप ये चाहते हैं कि सपोज़ मैं यहाँ पे कहीं जो वर्क हुआ था इस हिस्से में किसी एक पार्ट का अगर आप वर्क फाइंड करना चाहते हैं, देखें बेटा इधर उस हिस्से का जो वर्क होगा उसका आपको पता नहीं वो कौन से नंबर पे आ रहा है। जब किसी नंबर का पता ना हो तो उस नंबर का फिर आप नाम खुद से क्या रख लेते हैं, आईएथ पार्ट, कि किसी आई वाले हिस्से का जाके मैं वर्क फाइंड करना चाहता हूँ। तो बेटा आप क्या करेंगे उस केस में आप ये ऐसे लिख लेंगे, बल्कि ऐसा करें मैं इसको सारे को समेटता हूँ। ये सारे वर्क को जो सम हो रहा है सम करके मैं लिखने लगा हूँ। बेटा जब चीज़ें सम हो रही हों तो फिर उन सारों की समेशन को किस में लिखते हैं, सिग्मा में। किस में लिखते हैं, सिग्मा। सिग्मा एक एक्चुअली एक ऐसा लेटर है जो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ की जो समेशन है, मजमुआ है, उसको ज़ाहिर करता है, ठीक है। अच्छा आप देख रहे हैं कि ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, ये सारे आपस में ऐड हो रहे हैं। तो इन सारों की जो एडिशन है, समेशन है, उसको हमने एक लेटर में ही बंद कर दिया। अच्छा अगर आप किसी एक पार्ट का आप वर्क फाइंड करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, आप उसमें लिख दें F, उसके बाद दूसरा आप लिख दें cos थीटा, और उसके बाद दूसरा आपके पास डेल्टा D। आप देखें बेटा इस पार्ट पे जाके आप करना चाह रहे हैं, चाहे इस पे करना चाह रहे हैं, अब उसका जोन सा भी नंबर है। अब हमें नंबर तो पता नहीं कि वो किस नंबर पे है, F100 पे है, F2000 पे है, यहाँ तो पता है कि पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है। तो अगर हमें उसका पता नहीं कि कौन से हिस्से का आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसको बेटा आप जनरल टर्म का नाम दे लेते हैं, ith पार्ट कह लेते हैं, कि उस हिस्से पे जो फोर्स लग रही है उसको आप FI कह लें। अब I वो नंबर है
कि अगर 100 है तो 100 आ जाएगा F100, ठीक है बेटा, कि जिस हिस्से का वो आप फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, उस हिस्से का जो एंगल है उसको आप क्या कह लें, उसको भी आई का नाम दें, जनरल नाम रख लें। इस तरह उसका जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज है उसको भी आप क्या नाम दे लें, आई का नाम दे लें। तो बेटा इस तरह से आपका जो वर्क है वो टोटल आप जनरल टर्म उसकी आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए आप ऐसा करें कि सिर्फ इतना ही कर लें, इसके आगे जो हमारे पास है उसको हम कल इंशाल्लाह उसके ऊपर बात कर लेंगे। तो आज के लिए आप बेटा इसको इतना ही करके आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ तक अगर बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ब्रेक वैसे ही बंद होगी, बताएं कि यहाँ तो कोई क्वेश्चन है किसी को। देखें बेटा एक और बात, जब आपने फ़िज़िक्स की तैयारी शुरू करनी है कोशिश करें कि रट्टा सिस्टम ना करें। जो बातें की गई हैं पहले थोड़ा ये जिक्र करें कि अगर कांस्टेंट फोर्स हो तो फिर तो डायरेक्ट ये फार्मूला लग जाएगा, लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट में चेंज करने के लिए अपने टोटल पाथ को छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, और जो वेरिएबल फोर्स है पहले उसको किस में चेंज करेंगे, कांस्टेंट फोर्स में, ठीक है। अब कांस्टेंट में हो गई है तो ये कांस्टेंट वाला फार्मूला लगा देंगे हम, समझ आ गई। उसके बाद आपने सारों को ऐड किया और उसके बाद आपके पास ये टोटल वर्क आ गया। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कभी कभार आता है, आमतौर पे आता नहीं है, लेकिन लॉन्ग के तौर पे आएगा। अपना ख्याल रखें बेटा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।